ऑल ऑफ यू। पिछला 2 वीडियो आपने देखा होगा जिसमें आपने लाइब्रेरी के इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी साइंस क्या है, लाइब्रेरी साइंस करने से क्या फ़ायदा है और हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, हमें कौन सा पद मिलेगा, इसकी जानकारी आपको मिली होगी। मैंने आपको कहा भी था कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का लक्ष्य मेरा ये है कि गांव में पहुंचना। गांव में पहुंचने का मतलब है कि उन लोगों तक जाना जो दबे कुचले हैं, कमज़ोर हैं, जो शहर का रुख नहीं कर सकते। मैंने ये भी बताया था कि जब गांव शिक्षित होगा तो कहा हमारा प्रदेश शिक्षित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा। और गांव बिना आपके सहयोग के हम गांव तक शिक्षा को नहीं ले जा सकते। मैं ये जो वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है उसके पीछे एक ये भी उद्देश्य है कि एस्टेट जो आप लोगों को तैयारी करना है, खास करके जो BLIS किए हुए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, उनको सहयोग मिले, उनको सहायता मिले और एस्टेट लाइब्रेरी में किस तरीके से पूछा जाता है लाइब्रेरी साइंस, उसके लिए एक कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाए। तो आज से एस्टेट सीरीज लाइब्रेरी साइंस हम शुरू करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने कंसेप्ट को बनाएंगे और ये जो अपनी आदत हमारी लगी हुई है सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का, उसको समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई होता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसके लिए पहले कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। तो एक एक करके आज हम एस्टेट सीरीज़ में आपको जो है लाइब्रेरी साइंस का बेसिक नॉलेज देंगे। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं डॉक्टर रंगनाथन का दिया हुआ 5 लॉज। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 5 लॉ आया कब है। तो 5 लॉ कब आया तो आपको पता चलेगा 1928 में आया था। पहला 1928 में 1928 में, लेकिन जब और इसको पढ़ोगे आप तो पता ये चलेगा कि 5 लॉज की तैयारी तो 1925 से ही शुरू हो गया। यानी उनके माइंड में चल रहा था, तैयारी का सेंस ये नहीं है, बल्कि ये था कि उनके अंदर एक थाउट पैदा हो गया था, एक सोच कि कैसे लाइब्रेरी को चलाना है, कैसे लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है और लाइब्रेरी कैसे यूज़र के लिए उपयोगी होगा, ये उनके माइंड में चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि एक दिन इनके गुरु डॉक्टर रंगनाथन के गुरु जो बी रॉस थे, वो बी रॉस ने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं यानी रंगनाथन महोदय, वो बड़ा चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। उनकी चिंता, उनकी परेशानी को देख करके उन्होंने पूछा कि बताइए रंगनाथन, कौन सा समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। और स्कूटर को स्टार्ट करते हुए उन्होंने ये बात किया था। तो डॉक्टर रंगनाथन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इस पाठ्य सामग्री का क्या करूं, इस पाठ्य सामग्री को कैसे हम अपने यूज़र तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो बी रॉस ने कहा कि इसमें समस्या कहाँ है, बुक्स आर फॉर यूज़ है, ग्रंथ उपयोग के लिए है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जब ऑब्जेक्टिव में आपको, जब एग्ज़ाम में आपको ये पूछ दिया जाए कि 5 लॉज किसने दिया है,
तो डॉक्टर रंगनाथन आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि 5 लॉज में बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज का आइडिया किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी रॉस, ना के रंगनाथन। उसी तरीके से फिर डॉक्टर रंगनाथन ने सेकंड लॉ दे दिया कि बुक्स आर फॉर यूज, पहला लॉ, तब दूसरा लॉ उन्होंने सेकंड लॉ जो दिया है, एवरी रीडर इज या हर बुक, या बुक्स आर फॉर ऑल। जनरली पूछा जाता है एग्जामों में कि बुक्स आर फॉर ऑल किस लॉ से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा सेकंड लॉ। उसी प्रकार से आप जब देखिएगा तो आपका तीसरा लॉ है एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। फिर चौथा लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और पांचवा लॉ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एक पुस्तक एक वर्धनशील संस्था है। ये पूरे 5 लॉ को डॉक्टर रंगनाथन ने तैयार किया। लेकिन जब आगे आप अध्ययन करोगे तो पता ये चलेगा कि इसका ऐलान कब हुआ। जब ऐलान के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी तो ये पता चलेगा कि 1928 का पीरियड था, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। 1928 में अन्नामलाई नगर था और मीनाक्षी कॉलेज था। उस मीनाक्षी कॉलेज में अन्नामलाई नगर में एक अधिवेशन चल रहा था, पुस्तकालय का अधिवेशन चल रहा था, और वहाँ डॉक्टर रंगनाथन ने ऐलान किया 5 लॉज का 1928 में। अगर प्रकाशन के संबंध में जानकारी लेना है तो पता ये चलेगा कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 5 लॉज नामक पुस्तक में ही हुआ था। 2-4 बुक में कुछ अलग भी लिखा हुआ है, लेकिन सामान्यतः जब आप पढ़ोगे तो लगभग सभी पुस्तकों में टाइटल जो इसके नाम से ही पुस्तक प्रकाशित हुआ था। आपको परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस टाइटल के अंतर्गत आप 5 लॉ का प्रकाशन हुआ था, तो आपका आंसर जाएगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ही अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा परीक्षा में कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो वो डेट होगा 1931, 1931 में प्रकाशन हुआ था। और अगर ये आ गया, आपसे पूछा गया कि 5 लॉ का प्रकाशन 1931 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ से हुआ था, किस स्थान से हुआ था, अगर स्थान पूछा गया सिर्फ, तो वो मद्रास या चेन्नई जो होगा वही ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे या उसको रंगोगे। यानी अगर ऑफलाइन में होगा तो रंगना पड़ेगा, ऑनलाइन में होगा तो क्लिक कीजिएगा ऑप्शन को, यानी मद्रास। अगर ये पूछा कि किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया गया, तो वो संस्थान का नाम है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए MLA भी याद रख सकते हैं। जैसे MP MLA होता है, उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं MLA। MLA का मतलब हुआ मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन भी जो बना था, उसमें कंट्रीब्यूशन था, उसमें सहयोग था डॉक्टर रंगनाथन का। बिना रंगनाथन के प्रयास से MLA नहीं बना था, और MLA जो बना था वो 1928 में ही बना था। MLA भी 1928 में ही बना था, याद रखना है। और 5 लॉ भी, जो 5 लॉ को भी डॉक्टर रंगनाथन ने सबसे पहले उसका भी ऐलान जो किया था 1928 में ही किया था। लेकिन 5 लॉज का प्रकाशन 1931 में किया गया, 1931 में किया गया। और ये 1931 में जो किया गया, आपको पता होना चाहिए कि उस मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से ही किया गया था। तो ये तो बेसिक जानकारी आपके लिए है। अब पहले लॉ की चर्चा आज मैं कर रहा हूँ अपने वीडियो में, जो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। कहा कि पहला जो लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, तो डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है इसमें कुछ बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो पहले लॉ का पालन किया जा सकता है।
और उस बिंदु में जो सबसे पहले उन्होंने बताया स्थान का चुनाव, लोकेशन का चुनाव। और स्थान में जो बताया कि दो बातों का गंभीरता पूर्वक ध्यान करना है। एक तो लोकेशन जो हो वो सेंटर प्लेस पे हो, ऐसे जगह पर हो जहाँ से सभी लोग लाइब्रेरी में आ सकें आसानी से और पुस्तकें उपयोग हो जाए, यानी पहले लॉ का पालन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो पब्लिक लाइब्रेरी है तो ऐसे जगह पर होना चाहिए, सेंटर प्लेस पे होना चाहिए जो उस लोकेलिटी के सभी लोग आ जाएं, सभी लोग आसानी से आ जाएं। और साथ में ये भी ध्यान रखना हो कि साउंडलेस प्लेस हो, आवाज़ वाला प्लेस नहीं हो, गहमा गहमी वाला प्लेस नहीं हो, साउंडलेस, ताकि अध्ययन करने में किसी तरह का कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, याद रखना है, दिमाग में ध्यान रखना है कि लोकेशन, स्थान के चुनाव के समय स्थान का चुनाव होना चाहिए ऊंचे स्थान पर जहां जल का जमाव ना हो, जहां पर जल ना जमे, चाहे वर्षा का जल हो या फिर आप देखते हैं जो नेचुरल जो आपको डिज़ास्टर आता है, जो सैलाब जिसको कहते हैं, तो कहा कि वो पानी का बहाव वहाँ तक ना पहुँचे। अगर ऐसा होगा तो पाठ्य सामग्री नष्ट होगी, इसका भी ध्यान रखना है स्थान के चुनाव के समय में। यानी अगर लोकेशन पूछा जाएगा कि लोकेशन का संबंध किस लॉ से है तो आप पहले लॉ पर टिक मार दीजिएगा। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि भवन, बिल्डिंग, इसको भी याद रखना है। सिंपल सा बात है कि जब आप मकान बनाते हो, बस अपने मकान को दिमाग में रख लेना, जब भवन जो आप बनाते हो तो पहले ज़मीन लेते हो, उसी तरीके से आप अपने मकान को दिमाग में रख लेना कि जो मकान बनाते हैं, जो जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल लाइब्रेरी में कर लेना। तो कहा कि कैसे कर लेना, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो कहा कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जो बनना चाहिए उसमें तकनीकी पहलू का ध्यान, टेक्निकल एस्पेक्ट का ध्यान कौन रखेगा, तो लाइब्रेरियन रखेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष रखेंगे। और दूसरे कौन रखेंगे, तो कहा वास्तुविद रखेंगे, आर्किटेक्ट रखेंगे। जितने तकनीकी पहलू का कि स्टैक रूम किधर होगा, सर्कुलेशन एरिया किधर होगा, ट्रांसलेशन सेक्शन हमारा कहाँ होगा, रेफरेंस सेक्शन हमारा कहाँ होगा, ये सारी चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी भवन बनाते समय। टेक्निकल बातों को बताना पड़ेगा और ये बताने का काम कौन करेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष करेंगे। और उसकी खूबसूरती का, उसके अट्रैक्शन का, ताकि यूज़र आकर्षित हो। क्योंकि हमने कल ही बताया था, आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इंसान लालची मिजाज है, इंसान को अच्छी चीज़ पसंद है, तो कहा कि वो आकर्षण के पीछे आता है और लाइब्रेरी की ओर आकर्षित होगा। भवन अगर अच्छा होगा तो निश्चित है कि पुस्तक उपयोग होगी, बुक्स आर फॉर यूज होगा। और कहा जब भवन बन के तैयार हो जाएगा तो कहा उसमें लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लाइट में भी दो चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, नेचुरल लाइट और वो लाइट जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो नेचुरल लाइट में भी ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन वगैरह का इंतज़ाम हो, सब कुछ हो, लेकिन लाइट तो जो लाइब्रेरी में आना चाहिए, लेकिन सन लाइट डायरेक्ट ना पड़े। अगर डायरेक्ट जो है सन लाइट पड़ेगा, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो पाठ्य सामग्रियाँ नष्ट होगा, इसका भी ध्यान रखना है। रोशनी के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और कहा इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, जो लाइट की व्यवस्था होगी, उस लाइट के अलावा हमारे पास लाइट के लिए साउंडलेस जनरेटर का व्यवस्था होना चाहिए, जो आवाज़ ना करे। लेकिन जब लाइट हमारा समाप्त खत्म हो जाए, लाइट जब नहीं रहे, तो कहा कि वो काम करने लगे, यानी यूज़र को कोई असुविधा ना हो। और यूज़र को असुविधा नहीं होगा तो निश्चित है कि बुक्स आर फॉर यूज होगा। उसी प्रकार से लाइट के बाद जो है फर्नीचर आता है, उपस्कर जिसको कहते हैं फर्नीचर के बारे में भी ये बताया गया है। ये मैं भी बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मानक आधारित होना चाहिए।
और इस बात का ध्यान रख करके होना चाहिए कि कौन से लाइब्रेरी के लिए हम फर्नीचर ले रहे हैं। अगर बाल विभाग है जहाँ बच्चे आएंगे तो वहाँ छोटा छोटा कुर्सी हो, छोटा छोटा जो है आपका जो बैठने की व्यवस्था कुर्सी के साथ साथ टेबल हो, और लेकिन स्टैंडर्ड वाला। अगर वहाँ ओल्ड एज यूज़र हमारे पास हैं तो कहा कि वो भी इतना आरामदेह हो कि कुछ देर वो बैठ सके। मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का उनको बैठने में, इस्तेमाल करने में तकलीफ ना हो। अगर ऐसा होगा तो निश्चित है कि बुक्स आर फॉर यूज़ होगा। और इसके बाद जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो अगला पॉइंट हमारे दिमाग में रखना है। ये इसलिए रखना है कि कोई एक पॉइंट को उठा करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से लॉ को ये टच कर रहा है। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, जो बिल्डिंग तो हमारा बन गया, लाइट लग गया, फर्नीचर लग गया, तो अब तो बुक का नंबर है, बुक का सिलेक्शन होगा, पुस्तक चयन होगा। और बुक के सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि हमारा बजट का लिमिट क्या है, और बजट के लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पुस्तक का चयन हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रति मिनट में हज़ारों हजार पाठ्य सामग्रियों का प्रकाशन हो रहा है। उन पाठ्य सामग्रियों के प्रकाशन होने की वजह कर हमारे पास यानी लाइब्रेरी में ना स्पेस है, ना टेक्निकल मैन पावर है, और ना ही हमारे पास इतना बजट है। इसलिए हमें पुस्तक को चयन करना पड़ता है, और पुस्तक को चयन करने में विषय के विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है, यूज़र्स के डिमांड को सामने रखा जाता है, और लाइब्रेरी के बजट को सामने रखा जाता है, और किसी न किसी सिद्धांत को भी सामने रखना पड़ता है। अगर मेलविल डेवी का सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूज़र एंड लिस्ट कॉस्ट को सामने रखेंगे। अगर मैकॉलविन का कर रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को सामने रखेंगे। रंगनाथन को फॉलो कर रहे हैं तो पहला 3 लॉ जो है, फर्स्ट 3 लॉ बुक सिलेक्शन के लिए जो टच करता है उसे हमको सामने रखना पड़ेगा। और अगर थ्योरी के सिद्धांत को हम सामने रख रहे हैं तो इसमें 3 बार राइट आता है, राइट यूज़र को राइट टाइम पर राइट रीडिंग मटेरियल मिले, इसको सामने रखेंगे। यानी किसी एक सिद्धांत, किसी एक प्रिंसिपल को हमें सामने रख करके पुस्तक का चयन करना पड़ेगा। बुक सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बुक्स को इस्तेमाल कराने के लिए, बुक्स आर फॉर यूज़ के लिए। और मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बुक सिलेक्शन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको एक्सप्लेन करने का काम मैं करूंगा। आपका सिर्फ काम ये होगा कि तुम अगर पढ़ने का वादा करो, मैं यूं ही वीडियो बनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही तुम्हें पढ़ाता रहूं। और वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मुझे हिम्मत मिलेगा, और फिर और बढ़िया कंटेंट के साथ, वैसा कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी होगा स्टेट में, बल्कि स्टेट में ही उपयोगी नहीं होगा, ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा लाइब्रेरियन का, उसमें भी उपयोगी होगा। और साथ में आपको एक ऐसा आधार मिलेगा, एक ऐसा बेस मिलेगा जिस आधार पर भारतवर्ष में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से निकलने वाला कोई भी पद के लिए आप तैयार हो जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और तैयार ही नहीं हो जाइएगा, बल्कि आप अपने स्थान को वहाँ सुनिश्चित कीजिएगा। लेकिन आपको हमें भी सहयोग करना पड़ेगा, यानी इसको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। और ये अगर आप सब्सक्राइब करते जाइएगा तो निश्चित है कि मेरा जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, और मुझे लगेगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। इस वीडियो से बच्चे को, छात्र को लाभ हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन की मदद से हज़ारों हज़ार लड़के को आगे बढ़ाने के काम करने में सहयोग किया है और उन्हें कोऑपरेट किया है, और वहाँ आज नौकरी कर रहे हैं, चाहे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता हो या कि खुदाबख्श लाइब्रेरी हो, IIT हो कि NIT हो, ICMR हो या ICAR हो,
नवोदय केंद्रीय विद्यालय और पिछले बार जो लाइब्रेरियन बने हैं लोग स्कूल में, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितने बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। और ईश्वर की कृपा रही है, अल्लाह की मेहरबानी रही है कि उन लोगों को मैंने जो गाइड किया है, जो दिशा और दशा दिया है, वो सफल हुए हैं। पढ़े वही हैं, मेहनत उन्होंने ही किया है। लेकिन कोई शिक्षक दिशा और दशा देता है, उसका पाथ फाइंडर होता है, उसको पुश करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको ज्ञानवर्धक सूचना देता है, और वो मैंने भरपूर किया है। यह आप भी जानते होंगे, जो आप मुझे पहले से जान रहे हैं, कि हर एक पढ़ाई के बाद मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ ताकि बच्चे के अंदर वो इच्छा शक्ति जग जाए। चूँकि मुझे पता है कि उनके पास एनर्जी है। 3 ई का कमाल होता है, 3 ई का। उनके पास एनर्जी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। कहा कि एक्सपीरियंस जब एनर्जी के पास जाएगा और एनर्जी जब एक्सपीरियंस के पास आएगा तो तीसरा ई जो है वो एक्सचेंज है। और जब 3 ई मिलता है, यानी एक्सपीरियंस, एनर्जी और एक्सचेंज, तो चौथा ई जो होता है उसके मतलब होता है एक्सीलेंट, यानी रिजल्ट एक्सीलेंट। तो मैं कह रहा था, जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं जो बता रहा था कि बुक सिलेक्शन में किसी न किसी एक प्रिंसिपल को, किसी न किसी एक सिद्धांत को सामने रखना है। जब बुक सिलेक्शन हो जाता है तो फिर अरेंजमेंट की बात होती है, क्लासिफाइड अरेंजमेंट की। क्लासिफाइड अरेंजमेंट क्यों करते हैं? तो जैसा कि हम पढ़ेंगे, जानेंगे अगला वीडियो में, कि क्लासिफिकेशन के मतलब होता है, क्लासिफिकेशन इज द टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इन द लाइब्रेरी। यानी समान वस्तु को एक साथ रखना, समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। यानी एक तरह की चीज़ को एक जगह पे रख देना और दूसरे तरह की चीज़ को दूसरे जगह पर। जब आप क्लासिफिकेशन का वीडियो देखोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप झूम जाओगे। और वो पेपर जो क्लासिफिकेशन का पेपर है, बड़ा तकनीकी, बहुत टेक्निकल है, वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कहा कि क्लासिफिकेशन के मतलब ये है कि समूहीकरण करके, बांट करके, कैटेगराइज करके पुस्तक को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ बुक करना। अरेंजमेंट ऑफ बुक जब होगा तो निश्चित है कि पुस्तक को खोजने में, पुस्तक को सर्च करने में और पुस्तक को उपयोग करने में और यूज़र तक पाठ्य सामग्री को पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे और बुक्स आर फॉर यूज होगा। जब क्लासिफाइड रूप में जब अरेंजमेंट पुस्तकों का कर दिया जाएगा तो फिर कहा कि एक पॉइंट और दिमाग में हमें रखना पड़ेगा बुक्स आर फॉर यूज के लिए, कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट के साथ हमारे पास कैटलॉग की व्यवस्था होनी चाहिए। कैटलॉग के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि यह दर्पण की तरह है। जैसे आप अपने चेहरे को देखते हैं सवेर में उठ करके दर्पण से, और ये देखते हैं कि नहीं, अभी इस चेहरे में, मेरे अपने चेहरे में सुधार की ज़रूरत है। कहा अपने चेहरे में सुधार की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? दाढ़ी बनाते हो, आप बाल जरा झाड़ लेते हो, साफ सुथरे हो जाते हो। कहा कि उसी तरह से लाइब्रेरी में कैटलॉग है। कैटलॉग से पता चलता है कि क्या है, कहाँ है और कैसे है, इसकी जानकारी मिलती है। और कहा कि कैटलॉग ही वो दर्पण है जिसकी मदद से हम पाठ्य सामग्रियों तक पहुंच सकते हैं। और कैटलॉग के बारे में विद्वानों ने कहा है, किसने कहा, कैसे कहा, ये सारा जब कैटलॉग पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। कैटलॉग के बारे में विद्वानों ने कहा कि ए लिस्ट ऑफ बुक इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी, किसी खास लाइब्रेरी की सूची होती है। तो कैटलॉग के मदद से यूज़र जो है वो पाठ्य सामग्रियों को सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। और कहा कि पहला जो लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज, गलत उपयोग के लिए है, वो पालन हो जाएगा। कहा कि जब कैटलॉग भी बन गया, क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंजमेंट भी हो गया, तो फिर रेफरेंस सेक्शंस काम करता है। रेफरेंस सर्विस के बारे में आप और हम सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं। और जो लोग नहीं जाने हुए हैं, ये वीडियो के माध्यम से वो भी जानेंगे कि संदर्भ का मतलब होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से इंफॉर्मेशन को देने में मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और इसीलिए तो रंगनाथन ने भी कहा है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर, द राइट टाइम ऑफ द राइट रीडिंग मटेरियल इन पर्सनल वे इज कॉल्ड रेफरेंस सर्विस। यानी उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर
उपयुक्त सामग्री व्यक्तिगत सहायता के द्वारा देना, ये है संदर्भ सेवा। तो जब आप और हम व्यक्तिगत सहायता के द्वारा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सद्भावना पूर्वक सहयोग करते हैं, तो निश्चित है कि पाठ्य सामग्रियों का उपयोग जो होगा, और पाठ्य सामग्री का जब उपयोग होगा तो रंगनाथन का पहला लॉ पालन होगा, बुक्स आर फॉर यूज होगा। फिर कहा कि इसके लिए ओपन छोड़ना पड़ेगा, ओपन एक्सेस सिस्टम, आबाद प्रवेश प्रणाली, यानी बिना किसी रोक टोक के पाठक को पाठ सामग्री तक पहुंचना, इसी का नाम है ओपन एक्सेस सिस्टम। इस पर भी अलग से वीडियो बनेगा। ओपन एक्सेस सिस्टम पर भी कई क्वेश्चंस आता है, तो लगातार जब वीडियो आप देखते रहिएगा तभी आपको लाभ होगा। इसीलिए मैंने नाम ही रखा है एस्टेट सीरीज। और एस्टेट सीरीज में जब आप आगे बढ़ते जाइएगा आपको ज्ञान मिलता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, और फिर हम और आप दोनों सफल होंगे। हम सफल होंगे आपको लाइब्रेरी तक पहुंचाने में, लाइब्रेरियन बनाने में, और आप सफल हो जाइएगा लाइब्रेरियन बनने में। तो मैं कह रहा था कि ये जो अगला पॉइंट मैंने बताया रेफरेंस सर्विस के बारे में, इससे सहयोग मिलता है, व्यक्तिगत मदद मिलता है पाठ्य सामग्रियों तक यूजर को पहुंचने में, और पहला लॉ का पालन होता है। फिर कहा कि रेफरेंस सर्विस के बाद एग्जीबिशन लगाया जाता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। एग्जीबिशन के जरिए पुस्तकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, बुक फेयर के जरिए पुस्तकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, बुक्स आर फॉर यूज बनाया जाता है, ये रंगनाथन का मानना है। और कहा कि ये ओपन एक्सेस सिस्टम जो मैं बता रहा था कि ओपन एक्सेस सिस्टम में खुली छूट होती है लाइब्रेरी में आने वाले मेंबर्स का, लाइब्रेरी में आने वाले रीडर्स का, कि वो पाठ सामग्री तक जाएं। ये वैसा ही है जैसे आज के मॉडर्न एरा में, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में आप देखते हो कि मॉल का कंसेप्ट आ गया है, और मॉल के कंसेप्ट में आप जा करके अपने पसंद की सामग्री ले लेते हो और आ करके काउंटर पे उसका बिलिंग कराते हो। कहा कि वैसा ही आप भी सर्कुलेशन एरिया में अपने पसंद की पाठ्य सामग्रियों को लेकर के इशू कराते हो, या लाइब्रेरी में बैठ करके उसका अध्ययन करते हो। तो कहा कि फिर बुक्स आर फॉर यूज हो जाता है ओपन एक्सेस सिस्टम से। और जैसा कि मैंने चंद सेकंड पहले बताया कि ओपन एक्सेस सिस्टम पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि अगर ढंग से आप सुनिएगा वीडियो को, देखिएगा वीडियो को, तो निश्चित है कि इससे आपको लाभ मिलना है, और आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको हल करने में आपको मदद मिलना ही मिलना है, ना का सवाल नहीं है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि 2 दशक से मैं पढ़ने और पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। 2 दशक से मैं पढ़ने और पढ़ाने में जब लगा हुआ हूँ तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, और इस अनुभव का लाभ आपको मिलना ही है। लेकिन शर्त यह है कि घर पर आपको मेहनत करना होगा। सिर्फ वीडियो को देख लेने से नहीं होगा, बल्कि उस टॉपिक को पकड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 4 घंटा 5 घंटा जम करके आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। फिर कमाल देखना कि कैसे आप कम्पीट करते हो, कैसे आप जब आपको दिशा और दशा जब मिल जा रहा है तो कैसे आप दूर तक भागते हो, कैसे जो है आप अपने मंजिल तक पहुंचने का काम करते हो। तो मैंने जो जो पॉइंट आज डील किया है उसको याद रखिएगा, और इसके लिए जो